नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर सब्जियों की खेती में अपनी रुचि रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी, क्योंकि अपने आज के सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन कौन सी सब्जियों की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इस पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। सर्दियां मीठी मीठी ठंड के साथ साथ रंग बिरंगी सब्जियों के लिए भी जानी जाती हैं। वैसे तो साल भर हमें हर प्रकार की सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन शरद ऋतु में मिलने वाली सब्जियों की बात ही कुछ और होती है। साथ ही इनका बाजार मूल्य भी अच्छा होता है। इस मौसम की सब्जियों के लिए आलू, मेथी, पालक, मटर, मूली, गाजर, गोभी और लहसुन की फसलों की कैसे करें देखभाल, आइए जानते हैं। इस समय खेत हरी भरी सब्जियों से गुलजार है। यदि फसलों की सही देखरेख की जाए और जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा दी जाए तो भरपूर पैदावार ली जा सकती है। हरी मटर की बात करें तो जिन इलाकों में फूल आ रहे हैं वहां के किसान फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में फसल तैयार हो रही है वहां के किसान तैयार फलियों की तुड़ाई का काम करें। 12 से 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 तुड़ाई की जा सकती है। इसके अलावा किसान बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए टमाटर की पौधशाला तैयार करने के लिए बीज बुआई का काम कर लें। इन पौधों की रोपाई का काम जनवरी माह में किया जा सकता है। बेहतर पैदावार लेने के लिए संकर किस्मों का चयन करें। टमाटर की संकर किस्में हाइब्रिड 1, पूसा उपहार, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा सदाबहार। इस समय तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए फसल में सिंचाई करें। वहीं लगातार बादल होने की दशा में झुलसा रोग व माहू कीट का प्रकोप होने की आशंका है। ऐसे में शुरुआती अवस्था में ही उचित दवा का छिड़काव करें। जिन किसानों ने अक्टूबर माह में शिमला मिर्च की बुआई की है वो किसान दिसंबर जनवरी माह में पौधों की रोपाई का काम कर लें। साथ ही मिर्च, सेम के खेत में हल्की सिंचाई करें, जबकि लहसुन की फसल में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करें। लहसुन में बुआई के 40 दिन के बाद यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करें। दूसरी टॉप ड्रेसिंग बुआई के 60 दिनों के बाद करें। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मूली की यूरोपियन किस्में लगाई जा सकती हैं। इनके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी के बीच का होता है। किसान इस बात का ध्यान रखें कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर हमारा अगला सेगमेंट। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बतख पालन के बारे में। किस तरह से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं बतख पालन और इसके दौरान आपने कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतनी हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। खाद्य आपूर्ति में बत्तख पालन की अहम भूमिका है। इससे मांस और अंडे दोनों की पूर्ति की जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इसके अलावा बत्तख के बच्चों की मृत्यु दर 2.5% है और वयस्क बत्तख की मृत्यु दर साल में 5 से 6% है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। उन्नत नस्ल की बत्तख से एक साल में 300 से ज्यादा अंडे मिलते हैं। बत्तख के एक अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम होता है। बत्तख के बच्चों की मृत्यु दर 2.5% है। वयस्क बत्तख की मृत्यु दर साल में 5 से 6% तक है। बत्तख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करे कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बत्तख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बत्तखों की उन्नत किस्मों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करे। अंडे देने वाली नस्लें इंडियन रनर, मांस देने वाली नस्ल सफेद पैकिंग, एलिसबरी, मस्कोवी, राउंड, आर्फिंगटन, स्वीडन, पेकिंग। मांस और अंडों के लिए संयुक्त रूप से खाकी कैंपबेल प्रजाति। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बत्तख के लिए महंगा फीड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे कीड़े, घोंघे, कवक, रसोई के कचरे जैसे सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा यदि अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज दिया जा सकता है। बत्तख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन के लिए 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बत्तख को एक वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की जरूरत होती है। हमारे देश के कई हिस्सों में धान की खेती के बाद धान के खेतों में बत्तखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बत्तख के आहार की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। बत्तखों को बीमारियों से बचाने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ ही बत्तखों को डक प्लेग, वायरस, हेपेटाइटिस रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। आजकल किसान कृषि और मुर्गी पालन के साथ साथ भी बत्तख पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से कम समय में ज्यादा मुनाफा तो होता ही है, साथ ही ये सभी परस्पर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, जिससे कम स्थान और कम लागत में आय की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। तो अभी आपने बतख पालन से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें।
बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बस हमें जरूरत होती है कड़ी मेहनत के साथ काम करने की। अगर आपकी लगन पक्की है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं और हमारे आज के कामयाब किसान ने यही कर दिखाया है। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। रासायनिक खाद के इस्तेमाल और इससे होने वाले नुकसान ने लोगों को काफी जागरूक किया है। यही वजह है लोग अब अपने घर के आंगन में, छतों पर और बालकनी में सब्जियां उगा रहे हैं। लोग ताजा सब्जियों व फलों को उगाने के लिए गृह वाटिका बना रहे हैं, जो तेजी से हर वर्ग में लोकप्रिय हो रहा है। गृह वाटिका पौष्टिक आहार पाने का एक आसान साधन है, जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियों व फलों को एक सुनियोजित फसल चक्र और प्रबंधन विधि के द्वारा उगाया जाता है। इसमें रसोई घर से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाता है, जिससे पौधों को उचित पोषण मिल सके और लोग घर बैठे जैविक सब्जियों का आनंद ले सकें। मदनपुर गांव के रहने वाले किसान नरेश डबास करीब 20 साल से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अपने इस 20 साल के अनुभव और ज्ञान में नरेश ने पाया कि वातावरण में फैले प्रदूषण और खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों के कारण नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए नरेश ने खुद पहल की और घर में किचन गार्डन तैयार किया। वो बताते हैं कि करीब 4 साल से नरेश अपने किचन गार्डन में घर के लिए सब्जियां उगा रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। इस समय नरेश के खेतों में हर तरह की मौसमी सब्जियां लगी हैं, जिसमें मुख्य हैं मटर, चना, टमाटर, साग में सरसों, पालक, बथुआ और धनिया लगा हुआ है। मैं जो है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ पहले से काफ़ी 20 साल से, और उसके बाद में मैंने यहाँ देखा जो हम सब्जियाँ खाते हैं, इतना पोल्यूशन होता है यहाँ, इतने पेस्टिसाइड डलते हैं सब्जी के अंदर, हर तरफ जहर ही जहर है चारों तरफ। तो उसको देखते हुए मैंने एक अपने घर के सामने ये छोटा सा किचन गार्डन को डेवलप किया, जिसमें मैं 4 साल से करीब लगा हुआ हूँ और हर सीज़न की हर सब्जियाँ यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाता हूँ। और जिसका मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों से और ये चैनल्स के माध्यम से डीडी चैनल्स पे और ऐसे जानकारी लेके मैंने धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ एकत्रित की। यूट्यूब पे, मीडिया पे, ऐसे बहुत सारी जगह से मैंने ये जानकारियाँ लेता रहता हूँ। कृषि मेले में जाते हैं कहीं, तो मैंने ये ऑर्गेनिक सब्जी का यहाँ एक छोटा सा अपना किचन गार्डन डेवलप किया।
नरेश बताते हैं कि किचन गार्डन तैयार करने से पहले उन्होंने विभिन्न स्थानों से जानकारी लेनी शुरू की। इसके बाद इस जानकारी को मूर्त रूप देते हुए गृह वाटिका तैयार की। आज नरेश को बाजार से सब्जियां लेने की जरूरत नहीं है। वो मानते हैं कि युवाओं को अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए ही ऐसी गृह वाटिका तैयार करनी चाहिए। नरेश अभी से अपने बच्चों को गृह वाटिका के गुण समझा रहे हैं ताकि वो भी समय आने पर इसी तरह किचन गार्डन में सब्जियां उगा सके। हाँ, और जैसे कि अभी जो हमारे युवा हैं, हम उनको भी ये जानकारियाँ देते हैं। मैं उनको बुलाता हूँ, सिखाता हूँ। उनके अंदर भी एक वो जागृति आती है ये करने की कि हम भी कुछ ऐसा करें। मेरे साथ कराते हैं, कुछ सब्जियाँ ले जाते हैं। और एक ये मेरा छोटा सा बच्चा है, 5th क्लास में पढ़ता है। मैंने इसको भी इसमें काफ़ी सारा इंटरेस्ट इसका बनाया है। ये मेरे साथ में यहाँ पे कभी क्यारियाँ बनवाता है और ये पूछता है कि कैसे होता है ये सब्जियों का सारा। इसका पूरा इंटरेस्ट हो गया है ऑर्गेनिक सब्जी के बारे में। तो ये मेरी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि आलू हैं इधर, ये आलू खोदते हैं तो ये साथ में मेरे पूरी हेल्प करता है। इस तरह देखा जाए तो किचन गार्डन वर्तमान ही नहीं भविष्य की जरूरत भी है, जो लोगों को घर बैठे सही पोषण उपलब्ध कराने का सरल साधन होगा। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं नए कृषि कानूनों और उनके लाभ पर। यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदूर शिंगोटे गांव के किसान विनायक हेमाडे। विनायक अपने सिर्फ 4 एकड़ खेत में लगाए गए धनिया की फसल से 12,51,000 रुपए कमाने में कामयाब रहे हैं। विनायक ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इससे पहले अपने खेत से प्याज और गेहूं जैसी खाद्यान्न की पैदावार की थी। तैयार फसल नासिक और जिले की अन्य कृषि उपज मंडी समितियों में बेची जाती थी, लेकिन उनके माल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। कई किसान शिकायत करते हैं कि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य बाजार समिति से नहीं मिलता है। वे अक्सर स्थानीय व्यापारियों को कम कीमत पर उपज बेच देते थे, इसलिए इतने परिश्रम और लागत के बाद भी ज्यादा आय नहीं होती है। लेकिन अब नए कृषि कानून की मदद से विनायक ने सीधे दापुर स्थित एक व्यापारी शिवाजी दड़ारे को अपनी फसल बेचकर 12.5 लाख रुपए की आय अर्जित की है। इस लेन देन में विनायक को बेहतर कीमत मिलने के अलावा फसल की कटाई लागत और परिवहन लागत पर भी बचत हुई है। इधर का व्यापारी आया, उन्होंने हमको बोला तुम्हारा वो धनिया क्या हरिया धनिया देने का है क्या? मैं बोला देने का है। अभी मैंने उनको बोला इतना मेरे को मांगता है 16 लाख। वो बोला भाई 12,51,000 रुपये देगा। बाद में मैं बोला अभी लेके जाओ। मैं अभी ऐसा देखा मंडी में लेके जाने को तो अभी इतना आपको ही आएगा। अभी पंतप्रधान मोदी साहब ने अभी ऐसा कानून लाया है, इसीलिए मैं बोला सोचा अभी कि वो जगह पे देने का, इसीलिए मेरे को अभी बहुत प्रॉफिट मिल गया। यह सब किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की शुरुआत के बाद मुक्त व्यापार के कारण हुआ। विनायक ने यह लेन देन सीधे व्यापारी के साथ किया और इसलिए उसे अधिक लाभ मिला। अब नासिक जिले के विभिन्न हिस्सों के किसान उनके खेतों का निरीक्षण करने और उनसे सलाह लेने के लिए संपर्क साध रहे हैं। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।